हाय फ्रेंड्स, आई एम विवेक। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो सच में कमाल की स्टोरी है। सो फ्रेंड्स, आपने माँ का प्यार तो देखा ही होगा, लेकिन तब क्या होता है जब एक माँ का दिल दुखाया जाता है, जब उस माँ को गुस्सा दिलाया जाता है। सब कुछ बताऊंगा आज की इस कहानी में, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। इस केस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जर्मनी, और दिन था 3 जून 1950 का, जब यहाँ पे एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम था मैरियन बेकमायर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह थी कि मैरियन का बचपन कुछ ठीक नहीं रहा था। मैरियन के माँ बाप के बीच में कभी भी नहीं बनी, उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई चलती रहती थी, और अब इसका असर उसकी बच्ची पे भी होने ही वाला था। जैसे जैसे मैरियन बड़ी हुई, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में हमेशा अपनी माँ बाप की लड़ाई ही चलती रहती थी। और जब मैरियन 16 साल की हुई, तब मैरियन की माँ ने मैरियन के बाप से तलाक ले लिया। और जब मैरियन की माँ बाप का तलाक हुआ, तभी 16 साल की उम्र में ही मैरियन माँ बन चुकी थी। और अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि जहाँ मैरियन की माँ का ही कोई ठिकाना नहीं था, वो कहीं से ठीक से नहीं रह पा रही थी, तो उसके बच्चे और उसके भी बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे। तो इसीलिए मजबूरन मैरियन को अपने बच्चे को एडॉप्शन होम के लिए छोड़ना पड़ा। सिर्फ 18 साल की उम्र में मैरियन दोबारा माँ बन चुकी थी, और अब फिर से उसे इस बच्चे को एडॉप्शन होम के लिए छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पे मैरियन के पार्टनर्स कौन कौन थे ये मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये पता चला कि जो हालत मैरियन की माँ अब तक झेलती आई थी अपने पति से, जो कि पूरा दिन मारपीट सहन करती रहती थी, अब वही हालात मैरियन भी झेल रही थी यहाँ अपने पतियों से। जी हाँ, पूरा दिन लड़ाई और मारपीट होती रहती थी मैरियन के साथ, जो कि एक घर में नहीं होना चाहिए था। अब समय आ चुका था 1973 का, जब मैरियन 23 साल की हो चुकी थी और अब एक बार फिर से माँ बन चुकी थी, और इस बार उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका यहाँ पे नाम रखा गया एन्ना बेकमायर। लेकिन अब क्योंकि मैरियन के 3 बच्चे हो चुके थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा मैरियन को बुलाया गया और उसकी सर्जरी करवा दी गई, ताकि वो आगे जाके और बच्चे पैदा ना कर सके। क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी में रूल हुआ करता था कि कोई भी महिला 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और अब एना के जन्म होने के बाद मैरियन ने डिसाइड कर लिया कि इस बार वो अपनी बच्ची को एडॉप्शन होम के लिए नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो खुद अपनी बच्ची को बड़ा करेगी। और अब इसीलिए वो अपनी बच्ची के साथ एक अलग से किराए के मकान में रह रही थी, जहाँ पे वो उसकी बच्ची का ख्याल रखती थी, और रात में अपनी बच्ची को सुलाकर वो बारटेंडर का काम करती थी। और अब दिन आ चुका था 5 मई 1980 का, जब एना 7 साल की हो चुकी थी और उसकी माँ मैरियन खुद 30 साल की हो चुकी थी। अब ये दोनों माँ बेटी अपने घर में बड़ी खुशी से रह रहे थे, और ये मैरियन अपनी बच्ची को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। लेकिन उस दिन उन दोनों माँ बेटी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़ा मतलब वही छोटा मोटा झगड़ा जो माँ बेटी के बीच में हमेशा होता रहता है। और अब इसी झगड़े के चलते एन्ना ने अपनी माँ से कह दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगी, और यहाँ पे मैरियन ने भी कह दिया हाँ तुम स्कूल मत जाना। और अब इन दोनों माँ बेटी के बीच में कुछ देर तक बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, और इसी बात को लेकर एन्ना को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को कह दिया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और यहाँ पे मैरियन को अच्छे से मालूम था कि उसकी बेटी कहाँ कहाँ जा सकती है। और अब यहाँ पे एन्ना अपनी माँ को बताकर निकली थी कि वो किस दोस्त के घर जा रही है। उसकी दोस्त का घर दरअसल उसके पास ही था, तो वहाँ के लिए वो निकल गई। लेकिन जब उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए निकली, तब उसे पता चला कि एन्ना उसके दोस्त के घर पहुंची ही नहीं। क्या हुआ था उसके साथ बीच में, चलिए जानते हैं। तो अब जब एन्ना अपने घर से बाहर निकली थी, तब उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जो कि 35 साल का था, जिसका नाम था क्लोस ब्रगोविस्की। अब इस आदमी ने एन्ना को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था, और उसको पता था कि एन्ना गुस्से में अपने घर से बाहर निकली है, तो वो कहीं और ही जाएगी और वहाँ पे उसका टाइम स्पेंड करेगी। तो अब इस क्लोज नाम के व्यक्ति ने एन्ना को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और अब वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। और अब यहाँ पे एन्ना भी क्लोज को जानती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके पड़ोस में रह रहा था। और अब यहाँ पे क्लोज ने एन्ना से जाके पूछा कि तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और अब यहाँ पे इस बेचारी छोटी सी बच्ची को ये तो पता था कि ये क्लोज उसके पड़ोस में रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है, लेकिन वो यहाँ पे इसका पास्ट नहीं जानती थी। जी हाँ, ये आदमी पहले भी 2 छोटी बच्ची के ऊपर शोषण के आरोप में जेल काट के आ चुका है, और उसके बाद सन 1976 में इस आदमी के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था, जिससे कि ये आदमी ये सब काम छोड़ दे।
लेकिन 1980 में ये वापस कैसे एन्ना पे टूट पड़ा था। तो अब यहाँ पे क्लोज से पूछा गया कि जब 1976 में तुम्हारी केमिकल ट्रीटमेंट हुई थी ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, तो वापस तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में कैसे वापस चले गए। तब यहाँ पे क्लोज ने बताया कि जब गवर्नमेंट द्वारा उसकी ट्रीटमेंट हुई थी, उसके बाद वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और वो अब जब इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी उस लड़की ने यहाँ पे क्लोज को नपुंसक बोल दिया था। और ऑब्वियसली अब ये बात क्लोज के दिल पे लग चुकी थी। और अब जब यहाँ पे क्लोज डॉक्टर्स के पास पहुँचा और उसने पूरी बात बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्लीज़ मुझे आप पहले जैसा कर दीजिए। तो डॉक्टर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, उसके शरीर में वापस से वो केमिकल डाल दिए जिससे कि क्लोज अपनी पहली स्टेट जैसा हो जाए, जैसा कि वो पहले था। और अब क्लोज वापस पहले जैसा हो चुका था। और अब जब यहाँ पे क्लोज ने एना से बात करनी चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वहाँ पे उस बेचारी भोली सी बच्ची ने सब कुछ बता दिया कि मेरा मम्मी के साथ ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है और मैं घर छोड़ के निकल चुकी हूँ और अब मैं अपने दोस्त के घर जाना चाहती हूँ। तब यहाँ पे क्लोज ने एना के सामने ऑफर रख दिया कि तुम अपने दोस्त के घर ना जाकर तू ना मेरे घर चलो, इससे तुम अपनी माँ के पास भी रहोगी और तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम अपने घर चली जाना। और अब यहाँ पे ये बेचारी 7 साल की बच्ची थी, उसको क्या ही पता कि ये आदमी कौन से इरादे से अपने घर बुला रहा है। और यहाँ पे एना ने हाँ कर दी। तो अब जैसे ही एना ने हाँ किया, तो अब क्लोज और एना क्लोज के घर में जा चुके थे। और जैसे ही अंदर जाके क्लोज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और तब वो उस छोटी सी बच्ची के ऊपर टूट पड़ा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पे शायद क्लोज ने एना के ऊपर बलात्कार ही किया था। लेकिन उसने आज तक ये नहीं माना कि उसने एना का बलात्कार किया था, लेकिन सारे जो सबूत थे वो सब इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि हाँ, उसने ही एना का बलात्कार किया है। और अब बलात्कार करने के बाद वो अब उस छोटी सी बच्ची को मारना चाहता था, तो इसीलिए उसने उस बच्ची का गला दबाया। लेकिन जैसे ही उसने गला दबाया तो वो छोटी सी बच्ची बहुत ही फड़फड़ा रही थी और अब इसीलिए जो बाजू में तकिया पड़ा हुआ था, उसने वो तकिया उठाया और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर रख दिया और उस बच्ची का दम घोट दिया। और अब दम घोटने के बाद जैसे ही उसने कंफर्म किया कि हाँ, एना मर चुकी है, तब वो अपने दूसरे कमरे में गया और वहाँ से वो एक कार्डबोर्ड का डब्बा उठा लाया और अब उसने उस छोटी सी बच्ची को उठाकर उस डब्बे में रख दिया और ऊपर टेप लगा दी और अब वो बक्सा उठाकर बाहर चला गया। अब तक सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे एना को किडनैप हुए और अब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी थी। तो अब जब ये क्लोज वो डब्बा उठाकर बाहर निकला तो उसके घर के पास जो नदी थी वहाँ पे हो गया और वहाँ पे उसने वो गड्ढा खोदकर वहाँ पे उस बक्से को दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि ये कितना मूर्ख क्रिमिनल था कि जिस दिन उसने ये कांड किया उसी रात को वो पकड़ा गया, क्योंकि जैसे ही उसने ये कांड किया उसने उस छोटी सी बच्ची को दफना दिया। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया जिससे वो शादी करने वाला था, जिसने उसको नपुंसक बोल दिया था। जी हाँ, वो उसी गर्लफ्रेंड के पास गया और उसको जाके सब कुछ बता दिया कि हाँ, मैं आज ये काम करके आया हूँ। तो अब यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया काम करके आए हो, तुम यहीं पे रुको, थोड़ी देर सब्र करो, मैं अभी आती हूँ। तो वो जैसे ही वहाँ से निकली वो तुरंत पुलिस स्टेशन जा पहुँची थी और पुलिस स्टेशन जाते ही उसने सब कुछ बता दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो मुझसे शादी करने वाला है, उसने आज ऐसा ऐसा करके सब कांड किया है, तो आप वहीं पे जाके उसको पकड़ लीजिए, वो मेरे घर पे ही बैठा हुआ है। तो पुलिस ने सीधा जाके क्लोज को पकड़ लिया और उसको पुलिस स्टेशन लेके आई और अब टाइम था सवाल जवाब का। और जैसे ही उससे पूछताछ शुरू की गई तब यहाँ पे क्लोज ने अपनी कहानियाँ बनानी शुरू कर दी और उसने सबसे पहली कहानी ये बनाई और उसने बोला कि हाँ, उसी ने एना की जान ली है और उसी ने उस डब्बे में डाल के वहाँ पे गड्ढा खोद के वहीं पे दफनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, आपको बॉडी मिल जाएगी। और पुलिस को बॉडी मिल भी गई थी, लेकिन उसने यहाँ पे ये कहा कि उसने एना की जान तो ली है लेकिन उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, मतलब कि कोई बलात्कार नहीं किया, कोई छेड़खानी नहीं की, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। तब सामने से पुलिस ने उसको पूछा कि क्या तुम उसकी सिर्फ जान लेने के लिए उसको घर पे लेके गए थे? तो उसने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ सब कुछ वो करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर में उस बच्ची को मेरे सारे इंटेंशन पता चल गए थे, तो इसलिए वो मुझे धमका रही थी कि वो बाहर जाएगी और सबको सब कुछ बता देगी, तो इसके बदले में तुम मुझे पैसे दो। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक 7 साल की छोटी सी बच्ची जो कि अभी दूसरी या तीसरी क्लास में ही पढ़ती होगी, उसको इतना सब कुछ मालूम होगा, उसको पैसे का ज्ञान होगा कि क्या वो किसी को ब्लैकमेल कर सकती है? मतलब 7 साल की बच्ची 35 साल के आदमी को धमका रही थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा वो बता रहा था। तो अब ये साफ जाहिर था कि ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। अब पुलिस ने उसको जी भर के मारा और वापस से वही सवाल करने लगे कि आखिर तू सच बता दे कि हुआ क्या था। लेकिन वापस उसने वही बताया कि मैंने उस बच्ची को इसीलिए मारा ताकि वो मेरी बात बाहर जाके किसी को बता ना दे, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार जेल जा चुका हूँ, अब मैं वापस से जेल नहीं जाना चाहता था।
इसीलिए मैंने उस बच्ची का गला दबाकर मार दिया। जब मैरियन को ये बात पता चली कि उसकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया है और उसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी क्लोज था, तब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो उसका पड़ोसी भी था और उसके घर उसका आना जाना भी लगा रहता था और उसी ने ये सब कुछ किया था। और इसको और ज़्यादा गुस्सा तब आया जब उसको ये पता चला कि ये क्लोज उसकी बेटी के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसकी बच्ची उसको ब्लैकमेल कर रही थी। अब ये एक ऑब्वियस बात है कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती। अब क्लोज को सीधा कोर्ट में पेश किया गया। उसके ट्रायल स्टार्ट होने वाले थे। वैसे ट्रायल कुछ लंबा ही चलने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि पब्लिक को क्लोज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। अब गुस्सा तो होना ही था, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहा था और उसने उसकी जान भी ले ली थी। अब यहाँ पे जो कोर्ट थी वो पूरी तरह से पैक्ड कोर्ट थी, मतलब कि ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है जब तक ये क्लोज का सेशन चल रहा हो। और अब मैरियन ने अपने केस को मजबूत बनाने के लिए सारे वकीलों को क्लोज की पूरी हिस्ट्री बताई और अब वकीलों ने जज के सामने 2-3 सवाल रख दिए। तो अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये था कि जब सरकार ने क्लोज की वो सर्जरी करवा दी थी तो वापस से क्लोज क्यों डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी केमिकल ट्रीटमेंट करवा कर आया, वो कोर्ट के ऑर्डर्स क्यों नहीं माना। और अब दूसरी बात ये थी कि अब क्लोज बार बार कह रहा था कि उसने उस बच्ची के साथ कुछ गलत काम नहीं किया। अब आपको भी पता है कि उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि जैसे आज के टाइम में हम लोग टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि किसी के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम ये पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे सामने से क्लोज और उसने वकील ने ग्राउंड लेवल बना लिया था और वो एक ही बात किए जा रहे थे कि वो बच्ची उसको धमका रही थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि वो बाहर जाके सब कुछ सच सच बता देगी और क्लोज को जेल हो जाएगी। तो वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने एना को मार दिया था। और अब क्लोज ने यहाँ पे जज से ये बात कही कि देखिए जज साहब, जब सरकार ने मेरी ट्रीटमेंट की थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मैं वापस से जब डॉक्टर्स के पास गया था और अपनी केमिकल ट्रीटमेंट ली थी उसके बाद से मेरे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ चुका था। और जब ये मैंने बच्ची की बात सुनी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, तब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मैं वापस से जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुझे उस बच्ची को मारना पड़ा और मैंने उस बच्ची के साथ कुछ गलत काम नहीं किया। अब कोर्ट ने पूरा मामला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया था और उनको बोला कि अब आप लोग ही पता लगाइए कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो इसे तगड़ी सज़ा मिलेगी, और अगर इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे। और अब यहाँ पे मैरियन जो कि कोर्ट में ही बैठी हुई थी और ये पूरा सिनेरियो देख रही थी कि कैसे उसकी बेटी की बदनामी की जा रही है, कैसे उसको झूठा साबित किया जा रहा है, और लोग अब भी उसकी बच्ची के ऊपर विश्वास ना करते हुए उस क्लोज की बातों पे विश्वास कर रहे थे और उसके ऊपर एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे। और अब जब भी ये क्लोज अपना मुंह खोलता था कुछ भी बात करने के लिए, तब मैरियन के दिल में आग लग जाती थी। और अब मैरियन भी बार बार जज को बोल रही थी कि देखिए जज साहब, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको जानती थी कि वो किस टाइम पे क्या स्टेप ले सकती है। जो ये आदमी बोल रहा है मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे साफ था कि इसी आदमी ने इसकी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया और बाद में फिर पकड़े जाने के डर से उसकी जान ले ली, और अब आप इसे तगड़ी सजा दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैरियन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब ये सारा मामला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड था और अब बार बार कोर्ट की तारीखें पड़ रही थी, बार बार सेशन स्टार्ट किए जाते, और अब यहाँ पे सबको यही लग रहा था कि क्लोज को काफ़ी तगड़ी सज़ा होगी क्योंकि वही गुनहगार है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई सज़ा क्लोज को मिली ही नहीं। एना की माँ मैरियन भी बैठी हुई थी, यहाँ पे बार बार देख रही थी कि कैसे उसकी बच्ची को बदनाम किया जा रहा है, कैसे कैसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसकी बेटी के ऊपर। अब वो यहाँ पे वो बार बार नहीं झेल सकती थी और अब इसीलिए खुद मैरियन ने इस केस को हाथ में लिया और उसने ठान लिया था कि अब वो ही इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। और अब दिन आया 3 मार्च 1981 का और उस दिन वापस ये क्लोज का सेशन स्टार्ट होने वाला था। लेकिन तभी मैरियन ने सोच लिया था कि आज वो आखिरी दिन होगा जब वो कोर्ट जाएगी और उसकी बच्ची की बदनामी सुनेगी। इसके बाद वो कभी कोर्ट नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज होगा। तो बिल्कुल मैरियन ने ऐसा सोच लिया था और वो सुबह सुबह उठी और उसने नाश्ता किया और फिर वो तैयार होकर कोर्ट जाने ही वाली थी। और अब मैरियन घर से कोर्ट जाने के लिए निकली और जब वो घर से बाहर निकल ही रही थी तब वो घर में वापस मुड़ी और घर में आकर उसने अपनी ड्रॉवर से एक गन निकाली जो कि 1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। उसने वो निकाली और उसके अंदर 8 की 8 गोलियां भर ली
और उसने अपने कपड़े के अंदर वो गन कवर कर दी और वो कोर्ट जाने के लिए निकल चुकी थी। और अब वो पिस्टल बहुत छोटी सी पिस्टल थी जो कि मैरियन ने अपनी जेब में लगाई थी, और उस टाइम पे कोई स्कैनर भी नहीं होता था जिसमें वो मेटल स्कैन करके पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो अब मैरियन बड़ी आसानी से उस गन को कोर्ट के अंदर ले जा चुकी थी। अब जैसे ही ये मैरियन कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी थी तभी इस क्लोज का सेशन स्टार्ट होने वाला था, और अब पुलिस वाले क्लोज को लेके अंदर आ रहे थे। 2 पुलिस वाले इस साइड थे, 2 पुलिस वाले इस साइड थे, और बीच में खड़ा था क्लोज। और अब वो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रहे थे वो मैरियन के पास से ही गुजरे। जैसे उसके पास से गुजरे तब मैरियन खड़ी हो गई और सबके सामने उसने अपनी गन निकाली और क्लोज के ऊपर वहीं 8 के 8 गोलियां फायर कर दी। और अब 8 गोली इसीलिए फायर की थी क्योंकि उस गन की कैपेसिटी 8 गोली की थी। उसने बोला कि अगर 80 गोली की कैपेसिटी होती तो वो 80 के 80 गोलियां उस आदमी पे ठोक देती। और अब 8 में से 7 गोलियां सीधा जाकर क्लोज को लगी थी और वो वहीं कोर्ट रूम में ही मौत के मुंह में समा चुका था। और अब जैसे ही वहां पे लोगों ने देखा कि 8 बार फायरिंग हो चुकी है तो ये सब देख के वहां पे जो आम पब्लिक थी वो तो धीरे धीरे करके सब बाहर जा चुके थे, और वहां पे गार्ड्स वगैरह सब अभी भी मौजूद थे, और वहां से जज भी बाहर निकल चुका था। अब जैसे ही गार्ड्स लोग मैरियन को पकड़ने जा रहे थे तब मैरियन ने एक चीज बोली कि रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे प्लीज जरा कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये आदमी मर चुका है या अभी भी जिंदा है। अब मैरियन के कहने पर ये सारे गार्ड्स लोग उस आदमी को यानी कि क्लोज को चेक करने गए और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ अब ये मर चुका है। और तब जाके मैरियन ने राहत की सांस ली और उसने बोला कि वो ये चीज़ बहुत पहले ही कर देना चाहती थी। और अब कोर्ट रूम में सबके सामने, जज के सामने, पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने एक मर्डर हो चुका था। अब सारे लोगों ने यही मान लिया था कि ये बिल्कुल प्री प्लान मर्डर होगा, और ये बिल्कुल था भी, क्योंकि इस मर्डर की प्लानिंग मैरियन बहुत टाइम से कर रही थी और उसने इसके लिए अच्छी खासी तैयारी भी की थी। लेकिन मैरियन ने इस प्लान के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं किया था, अपने वकीलों से भी डिस्कस नहीं किया था। वो सबको चौंकाना चाह रही थी। यहाँ पे सारे वकीलों को भी ये विश्वास था कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मैरियन की बच्ची को इंसाफ तो मिलेगा ही। लेकिन मैरियन को ऐसा नहीं लग रहा था और उसे ये भी पता था कि एक ना एक दिन वो ही इस क्लोज को मार डालेगी। और वहाँ पे मौजूद जो पुलिस वाले थे उन्होंने बाद में बताया कि जब मैरियन क्लोज को गोलियां मार रही थी तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गालियां भी दे रही थी, और उसने जब गालियां देते देते गोली मारी और जब क्लोज नीचे गिर गया तब उसने यहाँ पे राहत की सांस ली थी। और अब जब यहाँ पे पुलिस वालों ने मैरियन से पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तब मैरियन में सिर्फ एक ही लाइन में आंसर दिया कि मैं अब ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती थी, मेरी बच्ची की बदनामी हो रही थी जबकि वो एक विक्टिम थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ था और कोर्ट में उसे ही बदनाम किया जा रहा था। कोर्ट ने उसके आरोपी को सजा देने की बजाय वो केस को लंबा खींच रही थी, लंबा ही खींचती जा रही थी, तो इसीलिए उसे ये स्टेप उठाना पड़ा। और मैरियन ने जज साहब को भी ये जवाब दिया कि मैं क्लोज को बिल्कुल सामने से गोली मारना चाह रही थी, उसके सर पे गोली मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरी प्लानिंग तो यही थी कि मैं उसको सामने से गोली मारूं, लेकिन ऐसा मौका मुझे नहीं मिला और मजबूरन मुझे उसको पीछे से ही निपटाना पड़ा। उसने जज साहब को यहाँ ये भी बताया कि उसके सपनों में क्लोज बार बार आता था और वो उसे मार रही थी, और उसे बार बार सपने में अपनी बेटी भी दिखाई दे रही थी जो कि रोते हुए भीख मांग रही थी कि प्लीज़ मम्मा, आप मुझे इंसाफ दिलाओ और उस क्लोज को जाकर ख़त्म कर दो, यहाँ पे ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात मैरियन ने ये बताई कि जब भी वो कोर्ट पहुँचती थी और वो सेशन के दौरान सारे लोग उसकी बेटी को ही बदनाम करने पे तुले हुए थे, और यही बात उसे अंदर ही अंदर भड़काए जा रही थी, और अब यही बात से वो इन्फ्लुएंस हो गई थी और उसने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल यही उसे मार डालेगी। अब डॉक्टर्स ने यहाँ पर मैरियन को अपना हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए बोला, और जैसे ही मैरियन ने पेन और पेपर उठाया उसने एक सेंटेंस लिखा, आई डिड दिस फॉर यू एना, और नीचे 7 बार हार्ट ड्रॉ किया। और अब ऑब्वियसली यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसने 7 बार हार्ट इसीलिए ड्रॉ किया था क्योंकि उसकी बच्ची की उम्र 7 साल थी। और उस सेंटेंस में लिखा गया था कि मैंने तुम्हारे लिए किया है ना। और अब मैरियन ने क्लोज को निपटाने के लिए ये 3 मार्च की डेट क्यों चुनी थी, इसका जवाब जानने के लिए हमको इसकी पहली सुनवाई में जाना पड़ेगा। जब पहली सुनवाई चल रही थी तब एंड में क्लोज ने जज को ये बोला था कि जज साहब, मैं आपको एक और सच बताना चाहता हूँ जो कि एना के बारे में है। आज तो कोर्ट की हियरिंग का टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं अगली सुनवाई में वो आपको सच बताऊंगा। और ये सारी बातें सामने बैठी हुई मैरियन सुन रही थी और उसको ये पता था कि ये सारे लोग उसकी बच्ची के बारे में इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, इतनी उसकी बदनामी कर चुके हैं, और अभी भी ये क्लोज अगली सुनवाई में एक और सच बताना चाहता है।
अब ऑब्वियस बात है कि किसी भी माँ को अपनी बच्ची के बारे में तो पड़ोसी से तो ज़्यादा ही पता होगा, तो इसीलिए वो ये ज़्यादा कुछ टॉलरेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने 3 मार्च की डेट चुनी थी। और अब मैरियन तैयार थी और इसीलिए उसने अपनी सेमी पिस्टल गन को उठाया, उसको लोड किया और वहीं पे जाके सीधा ठोक दिया। और अब जब मैरियन ने क्लोज को मार दिया था तभी से वो सुर्खियों में भी आ गई थी, और क्योंकि वो इस केस से मुख्य रूप से जुड़ी हुई थी तो इसीलिए भी सुर्खियों में आई थी। और अब मैरियन ने अपने अरेस्ट के बाद तुरंत ही एक किताब लिख दी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अब यहाँ पे पैसों की ज़रूरत भी पड़ने वाली थी, क्योंकि उसे अच्छे से अच्छे वकील हायर करने थे और वो अपना केस ग्राउंड से मजबूत बनाना चाहती थी। तो अब जब यहाँ पे मैरियन ने बुक लिख दी थी तो उसे अच्छे से पता था कि उस बुक की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि आसपास के सारे देशों में इस केस की हाइप बनी हुई थी। और अब जब मैरियन ने किताब लिख दी तो उसके कुछ ही हफ्तों में ये बुक की सेलिंग इतनी ज़्यादा हुई कि मैरियन जेल में बैठे बैठे ही $1,58,000 कमा चुकी थी, और उसने वो सारे पैसे अपने वकीलों को दे दिए ताकि वो वकील उसका केस अच्छे से लड़ पाए। और अब कमाल की बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे वकीलों ने ये प्रूफ भी कर दिया था कि ये प्री प्लान मर्डर नहीं था, ये अनइंटेंशनली मर्डर था। और जहाँ पे एक मर्डर की सज़ा कम से कम 20 साल की होती है, वहाँ पे ये मैरियन के लिए 6 साल के लिए कर दी गई थी। और कोर्ट ने भी ये माना कि इस हत्या के पीछे मैरियन का मोटिव बिल्कुल डिफरेंट था, बाकी जो मर्डर्स होते उससे बिल्कुल डिफरेंट था। और अब जब मैरियन को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था तभी वहाँ की आम पब्लिक जो होती है उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि नहीं, यहाँ पे मैरियन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए जर्मन गवर्नमेंट ने वहाँ की पब्लिक से ओपिनियन भी लिया, और ओपिनियन में ये सामने आया कि जर्मन पब्लिक में से 27% लोग ये बोल रहे थे कि मैरियन को ये जो सज़ा दी जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसे कम कर देना चाहिए, उसने तो अपनी बेटी के लिए ये मर्डर किया था। जबकि 25% लोगों ने ये कहा कि मैरियन को ये जो सज़ा मिली है वो बहुत ही कम है, उसे और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। 28% लोगों ने ये माना कि मैरियन को ये जो सज़ा दी गई है वो बिल्कुल सही है, कम से कम उसको 20 साल की तो दी ही जानी चाहिए थी, फिर भी उसको 6 साल की ही मिली है। और अब मैरियन को 6 साल के लिए जेल में रहना था, तो 1983 से उसकी सज़ा शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जाके उसको सिर्फ 3 ही साल में रिहा कर दिया गया था। 1985 में उसको बीच में ही रिहा कर दिया गया था। और अब जब 1985 में मैरियन जैसे ही जेल से बाहर निकली तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, वो वापस कुछ करना चाहती थी। लेकिन उसे जर्मनी से बड़ी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि इसी जर्मनी की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। और अब उसने जर्मनी छोड़ने का फैसला कर लिया था और अब वो नाइजीरिया शिफ्ट होने वाली थी। और अब जैसे ही मैरियन नाइजीरिया शिफ्ट हो गई तो वहाँ पे उसे एक टीचर मिला, और वो टीचर एक कॉलेज का प्रोफेसर था, और उससे जो जैसे ही मिली उसे उससे प्यार हो गया था और दोनों ने बहुत जल्दी शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज़्यादा नहीं चली और 1990 में ही दोनों का तलाक हो गया, और अब फिर से मैरियन अकेली हो चुकी थी। और अब जैसे ही उसकी शादी टूटी थी तो उसको नाइजीरिया से भी नफरत हो गई और उसने नाइजीरिया भी छोड़ने का फैसला कर लिया था। और अब वो नाइजीरिया से निकल कर सीधा सिसली जाकर पहुंची, सिसली में आराम से रहने लगी। और अब उसने सोच लिया था कि वो वहाँ पे किसी से भी शादी नहीं करेगी। और अब उसे अचानक से एक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द और हेडेक हो रहा था। और अब वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसे बता दिया कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है। और अब जैसे ही मैरियन ने ये चीज़ सुनी थी कि उसको पैनक्रियाटिक कैंसर है तो उसने सोच लिया कि वो वापस से जर्मनी शिफ्ट होगी, क्योंकि उसे ये पता था कि जर्मनी में बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पे शायद उसको उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो वो जैसे ही जर्मनी शिफ्ट हुई तो वहाँ पे उसने कीमोथेरेपी लेना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये कीमोथेरेपी की वजह से भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। और अब ये कैंसर धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गया था। और अब ये मैरियन, जो कि बहुत ही ट्रैवल करने वाली लड़की थी, उसको घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अब ऐसी लड़की बिल्कुल बेड पे टिक चुकी थी, बेड रेस्ट पे आ चुकी थी। मैरियन को यहाँ पे ये खुद एहसास हो चुका था कि ये उसकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन ही बाकी बचे हैं, वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। तो उसने अपने आखिरी दिनों में वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह को बुला लिया और उनसे बोला कि आप मेरी लाइफ के जो आखिरी दिन बचे हुए उसको प्लीज़ फिल्माएं, जैसा कि आपने उस केस के टाइम पे किया था। और अब समय आ चुका था 1996 का,
और उसी शहर में, जिस शहर में मैरियन की बेटी एन्ना का जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था, बिल्कुल उसी हॉस्पिटल में मैरियन को भी लाया गया और उसी हॉस्पिटल में मैरियन ने अपना दम तोड़ दिया। और अब मैरियन की ये आखिरी इच्छा थी कि उसकी मौत के बाद उसे बिल्कुल अपनी बेटी की कब्र के बराबर वाली कब्र में ही दफनाया जाए। और अब मैरियन की मौत से पहले और उसकी मौत के बाद उसके केस ने इतना ज़्यादा अटेंशन गेन किया था कि आज सारी दुनिया को उसके बारे में पता है। आपको शायद ना पता हो तो मैं बता दूं कि मैरियन को मदर ऑफ एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहानी थी मैरियन बेकमायर और उसकी बेटी एन्ना की, जिस माँ ने अपनी बच्ची के लिए खुद स्टैंड लिया और उसकी बच्ची के आरोपी को खुद ही अपने हाथों से मार दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के ओपिनियंस जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अपने ओपिनियंस लिखिए और मुझे बताइए कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है या वो गलत है। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती है कि वो किस लेवल तक जा सकता है, वो क्या काम कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। वो अपने बच्चे को पूरी तरह से जानती है। तो यहाँ पे जो मैरियन ने मेरे ख्याल से किया था वो बिल्कुल सही था, उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी बच्ची बिल्कुल 7 साल की थी और सामने वाला आदमी उसकी बच्ची के ऊपर आरोप लगा रहा था कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अब यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि वो बच्ची ऐसा भी कुछ कर सकती है, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे जो मैरियन ने किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैरियन को पता था कि ये केस कोर्ट में बहुत लंबा चलेगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा चलेगा और शायद क्लोज को सज़ा मिले या ना भी मिले, क्योंकि वो उसकी बच्ची को बदनाम किया जा रहा था। तो शायद से कोर्ट उसको रिहा भी कर देती तो उसको कुछ भी सज़ा नहीं मिलती। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सच में आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी स्टोरी हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।